हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 7 लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ज्योग्राफी बुक ग्रेड 10 से। अलग अलग तरीके के मटेरियल्स और सर्विसेज का हम अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमें आसपास एकदम से मिल जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरी जगह से हमें जाकर चीजों को लाना पड़ता है। अब ऐसा भी नहीं है कि जो गुड्स या सर्विसेज हैं वो जहां पर उनकी सप्लाई लोकेशन है वहां से जहां उनकी डिमांड वाली लोकेशन है उस पर अपने आप चलकर चली जाए। ये जो मूवमेंट होता है गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन तक, ये किस चीज की जरूरत खड़ी करता है? ट्रांसपोर्टेशन की। कुछ लोग जो है इस तरीके की जो सुविधा होती है उसमें मदद करते हैं या उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इनको बोलते हैं हम ट्रेडर्स, जो प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक लाते हैं ट्रांसपोर्टेशन की सहायता से। जो स्पीड है डेवलपमेंट की हमारी कंट्री की, वो पूरी तरह से निर्भर करती है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, साथ ही साथ उनका कितना मूवमेंट हो रहा है जगह पर। इसीलिए जो सबसे सही साधन है ट्रांसपोर्ट के वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जो है तेजी से डेवलपमेंट हो पाएगा। मूवमेंट जो गुड्स और सर्विसेज का होता है वो मेनली 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स है अर्थ की जिस पर किया जा सकता है, लैंड, वाटर और एयर पे। इन्हीं के आधार पर ट्रांसपोर्ट भी जो है उसको हम क्लासिफाई करते हैं लैंड, वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट। काफी लंबे समय से जो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट है वो एक पर्टिकुलर जगह तक ही सीमित थे। जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, जो एरिया था ट्रेड और ट्रांसपोर्ट का वो काफी प्रभावित हुआ उससे, और उसका विस्तार जो है दूर दूर तक की जगहों पर हो पाया। आज की दुनिया में वर्ल्ड जो है एक बहुत बड़े विलेज के तौर पर कन्वर्ट हो गई है, जिसमें आप किसकी सहायता सबसे ज्यादा ले रहे हैं? जो तेजी से चलने वाला ट्रांसपोर्ट है और सही ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट को जो है हम हासिल कर सकते हैं, या ट्रांसपोर्ट आज जिस तरह का है उसको हम हासिल कर पाए हैं जितना अच्छा डेवलप्ड हमारा कम्युनिकेशन का है। उसी की तरह से हम हमेशा बात करते हैं ना ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की, तो हमारा कम्युनिकेशन का इतना अच्छा नेटवर्क बना है कि उसी की वजह से हमारा ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा हो पाया। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन और ट्रेड, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री माने जाते हैं। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है, साइज बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक आधार पे कहो, सोशो कल्चरल के आधार पे कहो, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। तभी इंडिया जो है पूरी दुनिया से एक तरह से जुड़ा हुआ है। रेलवेज हो, एयरवेज हो, वाटरवेज हो गए, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट, ये सब जो है काफी हद तक अपना योगदान दे रहे हैं जो हमारी सामाजिक आर्थिक तरक्की हो रही है उसमें, और कई तरीकों से। जो ट्रेड है यानी जो व्यापार होता है लोकल से इंटरनेशनल लेवल पे, उसने भी एक तरह से उसकी इकोनॉमी में और ज्यादा बढ़त की है। उसने हमारी जिंदगी में जो है एक नया एनरिचमेंट लाया है, साथ ही साथ जो भी एमिनिटीज हैं, फैसिलिटीज हैं जिनकी बहुत ज्यादा हमारे यहाँ जरूरत होती है, उसको भी जो है जिससे हमारी जिंदगी को आराम मिलता है, हम उसको एक लग्जरी मानते हैं, उसमें भी काफी ज्यादा बढ़त हुई है। तो हमारा ये जो चैप्टर है इसमें हम यही देखेंगे कि किस तरीके से जो मॉडर्न मीन्स है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के, वो हमारे नेशन के और साथ ही साथ हमारी जो मॉडर्न इकोनॉमी है उसके लिए एक लाइफलाइन के तौर पे काम करते हैं। साथ ही साथ ये भी साबित हो जाएगा कि एक बहुत ही ज्यादा डेंस और एफिशिएंट नेटवर्क ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का एक बहुत ही बड़ी जरूरत है लोकल, नेशनल और ग्लोबल इंटरट्रेड जो होता है आज की डेट में उसके लिए। तो यहाँ पर आपको एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है जिसमें ट्रांसपोर्ट के मोड्स बताए गए हैं, लैंड, वाटर और एयर। अब लैंड में हम रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस का यूज करते हैं। वाटर में आपका इनलैंड और ओवरसीज हो गए, इनलैंड यानी अंदरूनी इलाकों में जो आपके कंट्री के अंदर अंदर हैं, ओवरसीज यानी बाहर। और एयर में आपकी डोमेस्टिक एयरवेज है, इंटरनेशनल एयरवेज है। डोमेस्टिक एयरवेज में भी पब्लिक अंडरटेकिंग है और प्राइवेट एयरलाइंस हैं। शुरुआत करते हैं ट्रांसपोर्ट से, जिसमें पहला है हमारा रोडवेज। रोडवेज में अगर बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है पूरी दुनिया के अंदर, लगभग 56 लाख किलोमीटर का। इंडिया में जो रोडवेज हैं वो रेलवे से एक तरह से पहले थी या पहले आई, और आज भी अगर रेलवेज के उसमें देखा जाए तो रोडवेज को कहीं ज्यादा इजीली बनाया भी जा सकता है और उनको मेंटेन भी किया जा सकता है। रोड ट्रांसपोर्ट की जो इम्पोर्टेंस बढ़ रही है रेल ट्रांसपोर्ट के मुकाबले, उसके भी कई सारे कारण हैं।
जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है रोड की वो काफी कम है रेलवे लाइंस के मुकाबले। रोड जो हैं उनको आसानी से क्रॉस किया जा सकता है। बहुत ही ज्यादा जो डाइसेक्टेड होते हैं, जो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ वाली जैसी जमीनें होती हैं, उस पर भी रोड्स को आसानी से बनाया जा सकता है। रोड जो है जो बहुत ही ऊंची चढ़ाई वाले स्लोप्स होते हैं, वहां वाले ऐसे पहाड़ों पर जैसे हिमालयाज हैं, वहां पर भी लोगों ने रोड्स बनाई है। इसी तरह से देखा जाए तो रोड इकोनॉमिकली काफी सही पड़ती है, क्योंकि वो कुछ लोगों को या कुछ अमाउंट ऑफ गुड्स को जो है शॉर्ट डिस्टेंसेस तक ट्रांसपोर्ट कर सकती है। साथ ही साथ वो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करती है। जो लोडिंग और अनलोडिंग की कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा कम है इसकी। फिर एक और रीजन है कि रोड ट्रांसपोर्ट को हम एक फीडर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं और जो मीन्स है ट्रांसपोर्ट के उनके लिए, जैसे कि एक लिंक की तरह वो काम करती है रेलवे स्टेशन के बीच में, एयर या सी पोर्ट्स की। इंडिया के अंदर रोड्स को क्लासिफाई किया जा सकता है 6 क्लासेस में उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ देखिए, एक आपकी बुक में मैप दिया हुआ है नेशनल हाईवेज का, और फिर आपको ये देखना होगा कि उसमें कैसे जो है इन रोड्स का रोल है। सबसे पहले बात करते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा जो है रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसको कि में दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई इनको जोड़ा गया और दिल्ली को जो है 6 लेन सुपर हाईवे से जोड़ा गया। जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स हैं जो कि लिंक करते हैं श्रीनगर और कन्याकुमारी को, यानी श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में और कन्याकुमारी तमिलनाडु में। इसी तरह से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो कि सिलचर आसाम को कनेक्ट करता है और पोरबंदर गुजरात को, ये सब इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। जो मेजर ऑब्जेक्टिव है सुपर हाईवेज का वो मेनली टाइम और डिस्टेंस को जो है कम करना, जो इतने बड़े बड़े मेगा सिटीज हैं इंडिया के उनके बीच में। ये जो हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं इनको एक तरह से लागू कर दिया गया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर आते हैं नेशनल हाईवेज पे। नेशनल हाईवेज जो हैं जो एक्सट्रीम पार्ट्स है कंट्री के उनको जोड़ते हैं। ये प्राइमरी रोड सिस्टम्स हैं और ज्यादातर बनाए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा, यानी CPWD के द्वारा। बहुत सारे जो बड़े बड़े नेशनल हाईवेज हैं वो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं या रन करते हैं। तो जो हमारा ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग है, जिसको कि हम नेशनल हाईवे नंबर 1 कहते हैं, वो दिल्ली और अमृतसर के बीच में है। इसके बाद आते हैं स्टेट हाईवेज। जो रोड्स हैं वो स्टेट की जो कैपिटल है उसको और अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स है उनको जोड़ती है, उनके साथ मतलब रोड को जोड़ती है, तो इनको हम कहते हैं स्टेट हाईवे। ये रोड्स कंस्ट्रक्ट कराई जाती हैं, मेंटेन कराई जाती हैं स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में, इसीलिए इनको यहाँ पर PWD कहते हैं। फिर आती है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ये रोड किसको जोड़ती है? जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उनको और जो जगह बनी हुई है डिस्ट्रिक्ट की उनसे जोड़ती है, और इन रोड्स को मेंटेन करने का काम जिला परिषद करती है। फिर अब आती है नेक्स्ट रोड्स, जिनको कहते हैं हम और जो बाकी रोड्स हैं। अब जैसे रूरल रोड्स यानी गांव की रोड्स हो गई, जो गांव के इलाकों और गांव को जो है शहरों से जोड़ती हैं, वो सब इन कैटेगरीज में आती हैं। इन रोड्स को जो मेंटेनेंस मिलता है या खास तौर से एक तरह से कह सकते हैं बढ़ावा जो मिलता है, वो मिलता है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत। इस स्कीम में खास प्रावधान किए गए हैं ताकि हर गांव जो कंट्री का है उसे बड़े शहर से कंट्री के जोड़ा जा सके, और उसमें ऐसी रोड बनाई जाए जो हर सीजन में वहां पर गाड़ी जा सके। फिर आती है बॉर्डर रोड्स। इन सब के अलावा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कंस्ट्रक्ट करा रही है, मेंटेन कर रही है रोड्स को। जो बॉर्डरिंग वाले एरियाज होते हैं कंट्री के उनके, यानी जो सीमा वाले इलाके हैं उन पे क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन चला रही है। इस ऑर्गेनाइजेशन को जो एस्टैब्लिश किया गया था वो 1960 में किया गया था, ताकि जो रोड्स खास तौर से स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखती हैं नॉर्दर्न और नॉर्थ इंडियन बॉर्डर एरियाज में, वहां पर इनको डेवलप किया जा सके। ये जो रोड्स हैं इनकी वजह से काफी ज्यादा बेहतरी होने के कारण जो बहुत ही मुश्किल भरे इलाके थे वहां तक पहुंच पा रहे हैं। साथ ही साथ जो उस एरिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी काफी उसमें मदद मिल रही है। अब क्या आप जानते हैं कि जो सबसे बड़ा दुनिया का हाईवे टनल अटल टनल है, जो कि जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, इसको बनाया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये टनल कनेक्ट करती है मनाली को लाहौल स्पीति वैली से पूरे साल के लिए। पहले क्या होता था, ये जो वैली थी ये कट ऑफ रहती थी लगभग 6 महीने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा हेवी स्नोफॉल होता था।
इस टनल को बनाया गया बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं उसकी मदद से पीर पंजल रेंज में हिमालयाज की, और हाइट लगभग 3000 मीटर है जहां ऊंची, जहां ये बनाया गया है मीन सी लेवल से अगर उसकी एक मेजरमेंट करें। रोड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके का मटेरियल उन पर इस्तेमाल किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन के लिए। जैसे मेटल्ड और अनमेटल्ड रोड्स होती हैं। मेटल रोड्स जो होती है वो ज्यादातर सीमेंट, कंक्रीट, यहाँ तक कि बिटुमेन जो होता है कोल का, उससे बनी होती है और इसलिए पतली होती है। जबकि इधर कुछ सालों में फास्ट डेवलपमेंट जो रोड नेटवर्क का है वो हो रहा है अलग अलग पार्ट्स में कंट्री की। अब आता है रेलवेज। रेलवेज भी एक बहुत ही प्रिंसिपल मीन्स माना गया है ट्रांसपोर्टेशन का, फ्रेट के लिए भी और पैसेंजर्स के लिए भी। इंडिया के अंदर फ्रेट यानी जो सामान होता है, रेलवेज के कारण ही पॉसिबल हो पाया है लोगों के लिए कि वो कई सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। जैसे बिजनेस है, साइट सीइंग है, पिलग्रिमेज के लिए जाना है, साथ ही साथ गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करना है लंबे लंबे डिस्टेंसेस पर। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट मीन्स है ट्रांसपोर्ट के, जो इंडियन रेलवेज है वो सबसे ज्यादा एक ऐसी फोर्स है जो लगभग सबको एक कर रही है पिछले 150 सालों से। जो रेलवे है इंडिया के अंदर, उसने जो इकोनॉमिक लाइफ है कंट्री की, साथ ही साथ जो डेवलपमेंट है इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का, दोनों को जो है बढ़ाया है। जो इंडियन रेलवेज हैं वो सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है कंट्री के अंदर। फर्स्ट ट्रेन जो स्टीम चला था वो मुंबई से थाने चली थी 1853 में और लगभग 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। इंडियन रेलवेज को अब जो है रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं 16 जून में। जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है रेलवे नेटवर्क का कंट्री के अंदर, वो काफी हद तक उसकी फिजियोग्राफी, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स पर निर्भर करता है या उससे प्रभावित है। नॉर्दर्न प्लेन्स जहां पर बहुत बड़े बड़े लेवल्स हैं लैंड के, बहुत ज्यादा हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, वो सबसे फेवरेबल कंडीशन है ग्रोथ के लिए रेलवेज की। बहुत सारी रिवर्स जो हैं जिनको कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, उसके ऊपर ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन कराए जाएं ताकि उनके जो किनारे हैं उनके ऊपर एक तरह से कुछ ऑब्स्टिकल लगाया जा सके। इसी तरीके से जो पहाड़ी इलाके हैं पेनिनसुलर रीजन के, वहां पर भी रेलवे ट्रैक्स बिछाए गए हैं लो हिल्स के माध्यम से, या वहां पे लो हिल्स के जहां जहां हैं गैप्स हैं, टनल्स हैं, वहां पर जो है रेलवे ट्रैक्स बिछाए जा रहे हैं। जो हिमालयन माउंटेनियस रीजन्स हैं वो काफी अनफेवरेबल है कंस्ट्रक्शन के लिए रेलवे लाइंस के, क्योंकि उनकी जो रिलीफ है वो बहुत ऊंची है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है और आर्थिक मौके भी वहां पर बहुत कम हैं। इसी तरह से बहुत मुश्किल है रेलवे लाइंस को जो सैंडी प्लेन्स हैं वेस्टर्न राजस्थान के, या स्वैम्प्स हैं गुजरात के, इसी तरह से जंगली इलाके हैं मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के, वहां पर रेलवे लाइन बिछाना बहुत मुश्किल है। जो लगातार स्ट्रेच है सह्याद्री का, उसको क्रॉस किया जा सकता है सिर्फ गैप्स और पासेस के थ्रू, यानी जो घाट्स हैं। अभी इधर के कुछ सालों में जो डेवलपमेंट हुआ कोंकण रेलवे का वेस्ट कोस्ट के अलॉन्ग, उसने काफी मदद मिली है। जो मूवमेंट है पैसेंजर्स का और गुड्स का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रीजन्स माने गए हैं इंडिया के, उनके लिए। साथ ही साथ कई सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कहीं ट्रैक जो है वो सिंक कर जाता है कुछ स्ट्रेचेस पे, या लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, तो इन सब से भी काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आज की डेट में जो रेलवेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं हमारी नेशनल इकोनॉमी के लिए। बाकी और जितने भी ट्रांसपोर्ट्स हैं उनको साथ में रख दिया जाए तो उसमें कंपैरिजन में रेलवे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन रेल ट्रांसपोर्ट भी काफी प्रॉब्लम से गुजरता है। बहुत से पैसेंजर्स बिना टिकट ट्रैवल करते हैं, चोरियां होती हैं, यहाँ तक कि रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा देते हैं। इसको पूरी तरह से रोका नहीं जा सका है। लोग ट्रेन रोक देते हैं, चेन खींच लेते हैं जब जरूरी नहीं होता तब भी, और इससे क्या होता है बहुत ज्यादा डैमेज होता है रेलवेज को। इसके बारे में सोचना चाहिए कि किस तरह से हम रेलवेज की मदद कर सकते हैं कि वो जो है अपने तय टाइम पर जो है सही से चल सके। फिर आता है पाइपलाइंस। पाइपलाइन भी एक तरह का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है जो कि नया आया है ट्रांसपोर्टेशन मैप पे इंडिया के। पहले क्या होता था, हम जो है ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते थे वाटर को सिटीज और इंडस्ट्रीज में पहुंचाने के लिए। इनका जो पाइपलाइंस का है इसका इस्तेमाल जो है सिर्फ पानी को जो है शहरों और इंडस्ट्रीज में पहुंचाने के लिए किया जाता था। आज की डेट में इनकी मदद से जो है क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल गैस जो ऑयल से है, नेचुरल गैस फील्ड से रिफाइनरीज तक है, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज तक है, या बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं वहां तक जो है इनको पहुंचाया जा रहा है पाइपलाइंस की मदद से। यहाँ तक कि जो सॉलिड्स हैं वो भी पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं जब उनको स्लरी में
कन्वर्ट कर दिया जाए कि वो आसानी से फ्लो कर सकें। जो दूर दूर के अंदरूनी इलाके हैं रिफाइनरीज के, जैसे बरौनी है, मथुरा हो गया, पानीपत है, या जो गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं, उनके बारे में भी हम इसी पाइपलाइंस के कारण ही सोच पाते हैं। जो इनिशियल कॉस्ट है पाइपलाइन डालने की वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उनकी जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत ही कम है। क्या एक तरह से कहना चाहिए जो शिपमेंट में लॉस हो जाते हैं, डिलेज हो जाते हैं, वो इसकी वजह से काफ़ी हद तक सही रहता है। अब जैसे 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स हैं पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के कंट्री के अंदर। ऑयल फील्ड से, जो कि अपर आसाम में से वहाँ से लेके कानपुर तक वाया गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद होते हुए। इसी तरह से इसकी ब्रांचेस हैं बरौनी से हल्दिया वाया राजबंद, राजबंद से मौरीग्राम और गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक। अगर हम सलाया की गुजरात में कहें तो सलाया गुजरात में है, वहां से लेके जलंधर तक पंजाब में, अवाया वीरंगम, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत होते हुए आती हैं। इसी तरह से इसकी जो ब्रांचेस हैं वो कनेक्ट करती है कोयली, जो कि वडोदरा गुजरात में है, चक्षु और बाकी जगहों को। गैस पाइपलाइन जो हाजिरा गुजरात में है उसको कनेक्ट करती है जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में वाया विजयपुर मध्य प्रदेश के अंदर। इसकी ब्रांचेस कोटा राजस्थान में भी हैं, शाहजहांपुर में भी हैं, बाबराला में है और जो बाकी जगह है उत्तर प्रदेश में वहां पर। फिर आता है वाटरवेज। पहले के जमाने से इंडिया जो है वो एक तरह से सी फारिंग कंट्रीज रहा है। इसके जो सीमैन थे वो दूर दूर तक सेल करते थे, चाहे दूर की जगह हो, पास की जगह हो, और फिर वहां से सामान लेके आते थे और जो अपना इंडियन कॉमर्स और कल्चर है उसकी एक तरह से फैलाते थे। वाटरवेज सबसे चीपेस्ट मीन माना गया है ट्रांसपोर्ट का। ये सबसे सूटेबल होता है हैवी और बल्कि गुड्स को कैरी करने में, जो बहुत बड़े बड़े होते हैं। फ्यूल एफिशिएंट होता है, एनवायरमेंटली फ्रेंडली कह सकते हैं। ये एक ऐसा साधन है ट्रांसपोर्टेशन। इंडिया का अपना जो इनलैंड नेविगेशन है वाटरवेज का, वो लगभग 14,500 किलोमीटर का है लेंथ में, और इसमें से सिर्फ 5,685 किलोमीटर है जो मैकेनाइज्ड वेसल्स होते हैं उनके द्वारा नेविगेट किया जाता है। जो हमारे वाटरवेज हैं उनको डिक्लेयर किया गया है नेशनल वाटरवेज के द्वारा, मतलब जो गवर्नमेंट है उसने इनको जो है डिक्लेयर कर दिया गया है नेशनल वाटरवेज। अब देखते हैं कौन कौन से नेशनल वाटरवेज हैं। तो गंगा रिवर बिटवीन जो इलाहाबाद और हल्दिया के है वो नेशनल वाटरवे नंबर 1 है। ब्रह्मपुत्र रिवर सादिया और धुबरी के नेशनल वाटरवेज नंबर 2 है। इसी तरह से वेस्ट कोस्ट कैनाल जो केरला में है वो हो गई आपकी वाटरवेज नंबर 3, नेशनल वाटरवेज नंबर 3, यानी कोट्टापुरमा कोलम से लेके उद्योगमंडल और चंपकारा कैनाल्स जो है 205 किलोमीटर का स्ट्रेच है। जो स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस हैं गोदावरी और कृष्णा नदी के, काकीनाडा पुडुचेरी स्ट्रेच जो कैनाल्स के हैं, उसके साथ साथ ये लगभग 1078 किलोमीटर का डिस्टेंस है और इसको बोलते हैं नेशनल वाटरवेज नंबर 4। इसी तरह से ब्रह्मानी, इसके जो स्ट्रेचेस हैं नदी के माताई रिवर के साथ साथ डेल्टा चैनल्स जो महानदी और ब्रह्मानी रिवर्स के हैं और ईस्ट कोस्ट कैनाल के, इसका डिस्टेंस है लगभग 588 किलोमीटर। ये है नेशनल वाटरवेज नंबर 5। इसी तरह से कुछ और भी इनलैंड वाटरवेज हैं जिस पर जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है वो होता रहता है, जैसे मंडावी है, जुआरी है, कुंभरजुआ है, सुंदरबंस हो गए, बरक हो गया, या जो बैक वाटर्स हैं केरला के। इसके अलावा इंडिया का जो ट्रेड फॉरेन कंट्रीज के साथ होता है वो भी पोर्ट से किया जाता है जो कि कोस्ट के अलोंग होते हैं। 95% कंट्री का जो ट्रेड वॉल्यूम है, यानी 68% अगर उनकी वैल्यू कहा जाए तो वो जो है सी के द्वारा ही होता है। अब इसके बाद जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारे मेजर सी पोर्ट्स कौन से हैं। ये करते हैं अगले वीडियो।